सभी साथियों को नमस्कार। मैं राहुल गदारा आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज शाम की क्लास के लिए आपके अपने परिवार तैयारी कर लो ऐप के ऊपर। जो भी विद्यार्थी क्लास के लिए जुड़े हैं उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि कल शाम की क्लास में हम ये चर्चा कर चुके हैं, चार प्रमुख आपके तंत्र हैं, चार प्रमुख आपके सिस्टम्स हैं जो शारीरिक गतिविधियों के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक कंकाल तंत्र है, एक परिसंचरण तंत्र है, एक श्वसन तंत्र है और एक पेशी तंत्र है या मस्कुलर सिस्टम है। और इन चार के अंदर से तीन तंत्र या फिर तीन सिस्टम्स को हम पढ़ चुके हैं। आज हम जो प्रमुख रूप से, डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो हम पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। शाम 5 बजे की ये क्लास है और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, सभी को राम राम। आशा करता हूं कि आप नियमित अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले जो टॉपिक्स करवाए गए हैं उनका आप नियमित रिवीजन भी कर रहे हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ये जो टॉपिक है, कुछ शब्द आपको कुछ नए मिलेंगे, कुछ चीजें सीखने को नई आपको मिलेंगी। थोड़ा सा सतर्क होकर यहाँ पर आप बैठिएगा, थोड़ा सा ध्यान से आपको चीजों को देखना है। कुछ चीजें थोड़ी सी मुश्किल लग सकती हैं, अगर किसी ने ढंग से इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो बहुत सारी नई चीज उसको मिलने वाली है। थोड़ा सा यहाँ पर सतर्क होकर, थोड़ा सा अपने दिमाग को एकाग्रता के साथ आप यहाँ पर बैठना है। सभी साथी जो अभी जुड़ रहे हैं उनको गुड इवनिंग, सभी साथियों को गुड इवनिंग। जो नए साथी जुड़ रहे हैं, लेट जुड़ते हैं भाई, मैं रोज उनको गुड इवनिंग बोल नहीं पाता हूँ, थोड़ा देरी से आते हैं तो मैं क्लास बार बार रोकता नहीं हूँ। तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई, सब एक बार बताइए कि पीछे जो अभी टॉपिक्स करवाए गए हैं, तो बताइए आपको सब अभी तक समझ में आ रहा है? फटाफट एक बार बता दीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ये टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। अभी तक जितने भी क्लासेस हुई हैं, लगभग 18-20 क्लास हमारी यूनिट नंबर 7 के अंदर हो चुकी है और यही लगभग यूनिट नंबर 8 के अंदर 18 क्लास हुई है। तो क्या चीजें आपको बिल्कुल बढ़िया समझ में आ रही हैं? चलिए भाई शुरू करें क्लास को। बहुत बढ़िया। चलिए भाई शुरू करते हैं। पेशी तंत्र या फिर मस्कुलर सिस्टम, नाम से आपको पता लग रहा है। अभी तक हमने जो भी तंत्र पढ़े हैं, जो भी चीजें पढ़ी हैं, कंकाल तंत्र को हमने देखा कि कंकाल तंत्र के अंदर हमने हड्डियों को देखा, अस्थियों को देखा, आपकी बोन्स को देखा और आपके जॉइंट्स को देखा। आपकी हड्डियां जो है वो एक छड़ का काम कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं? एक छड़ का काम कर रही हैं। यानी कि एक लीवर नामक एक जो यंत्र बनेगा, एक जुगाड़ बनेगा, एक सरल मशीन बनेगी, उसके अंदर छड़ का काम आपकी लंबी हड्डियां कर रही हैं। जोड़ जो है वो अक्ष का काम कर रहे हैं, यानी कि वो बिंदु हमें दे रहे हैं जहां पर वो रखकर क्या करेगा? गति करेगा। अब ये गति हो रही है, छड़ भी है हमारे पास, लेकिन बल लगाने के लिए हमें कोई ना कोई तो चीज चाहिए। बल लगाने के लिए हम बल लगाने का काम किससे करते हैं? पेशियों के साथ करते हैं, फिर पेशियों के सहयोग से हम बल लगाने का काम करते हैं। अब क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि ये शारीरिक शिक्षा के लिए प्रत्यक्ष रूप से ये एक जरूरी चार, मैं कह रहा हूं कि प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से, शारीरिक शिक्षा की गतिविधियों या फिर शारीरिक शिक्षा की क्रियाओं में भागीदारी वाले भागीदारी वाले आप कह लीजिए तंत्र या फिर सिस्टम्स। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं या फिर क्यों मैं इस बात पे बल दे रहा हूं कि प्रत्यक्ष रूप से शारीरिक शिक्षा की जो क्रियाएं हैं, जो गतिविधियां, उनके अंदर भागीदारी देने वाले जो सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर बार बार मैं क्यों फोकस कर रहा हूं और किस तरह से वो प्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी इन क्रियाओं के अंदर दे रही हैं, ये भी आप यहाँ पर देखते हुए चलिएगा। अभी तक हम 3 को पढ़ चुके हैं और एक हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप इस तरह से देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप पहले वो सिस्टम तैयार करें, जैसे कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र कंकाल तंत्र के अंदर 2 भाग हमने पढ़े हैं, एक अस्थियां, एक तो है अस्थियां और एक है जोड़। अगला भाग है पेशी या फिर पेशी तंत्र। उसके बाद 2 भाग ये हैं, जो भी हम ये भी पढ़ चुके हैं,
इनमें पहला है आपका हृदय तंत्र या फिर परिसंचरण तंत्र, और एक है श्वसन तंत्र या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहां पर आप बात को देखिए, बात को थोड़ा सा गौर से समझने का प्रयास यहां पर करना है। शारीरिक शिक्षा के अंदर ये 4 महत्वपूर्ण तंत्र हैं, ये महत्वपूर्ण सिस्टम्स हैं जो प्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाते हैं हमें गति करवाने में। अब यहां पर कंकाल तंत्र तो क्या काम कर रहा है, ये अस्थियां जो है ये क्या छड़ का काम कर रही हैं, किसका काम कर रही है, छड़ का काम कर रही हैं। जोड़ जो है ये किसका काम कर रहे हैं, अक्ष का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, अक्ष का काम कर रहे हैं। पेशी जो है ये बल लगाने का काम कर रही है। अब ये काम जब किया जा रहा है, जैसे मान लो कि मैं गतिविधि कर रहा हूं, मैं कोई मूवमेंट कर रहा हूं, ये मूवमेंट करने के लिए हमें छड़ की आवश्यकता है। यानी कि जब मैं हाथ को ये इधर भी उठा रहा हूं ना, तो हाथ को इधर उठाने के लिए मुझे ये हड्डी चाहिए और ये जोड़ चाहिए। ये क्या चाहिए, जोड़ चाहिए। इसके साथ मुझे बल लगाने के लिए मांसपेशियां भी चाहिए, बल लगाने के लिए मांसपेशियां भी चाहिए। तो छड़ चाहिए, अक्ष चाहिए और बल लगाने के लिए मांसपेशियां भी चाहिए। और इन मांसपेशियों को निरंतर ऊर्जा पहुंचाने के लिए हमें ये 2 सिस्टम चाहिए। यानी कि ऊर्जा बनेगी कैसे, ऑक्सीजन से बनेगी। और ये ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए, ये 2 सिस्टम चाहिए। यानी कि हृदय चाहिए, परिसंचरण तंत्र चाहिए और श्वसन तंत्र भी चाहिए। ये दोनों की दोनों बात ध्यान रखनी है। ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, इन मांसपेशियों को ये कार्य करने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए, ऊर्जा निर्माण हेतु ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाएगी, उपलब्ध करवाना, ये इनका प्रमुख काम हो जाएगा। ये इनका प्रमुख काम हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है कि ये 4 हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण तंत्र हैं, ये 4 महत्वपूर्ण हमारे लिए क्यों तंत्र हैं और ये काम किया कैसे जा रहा है। ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी ना आपको, फिर आपको आगे की चीजें या फिर एक बड़ी एक आप कह सकते हो कि ये 4 आपने जो तंत्र पढ़े हैं उनके अंदर कभी कठिनाई नहीं आएगी। आप जानते हैं कि हर तंत्र आपके लिए कैसे जरूरी है, हर तंत्र आपके लिए किस तरह से जरूरी। तो ये कहानी समझ लीजिए एक बार कि प्रत्यक्ष रूप से 4 हमारे लिए सिस्टम्स जरूरी हैं। एक कंकाल तंत्र, पेशी तंत्र, परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र। कंकाल तंत्र के अंदर अस्थियां और जोड़ है। छड़ का काम कौन कर रही हैं, अस्थियां कर रही हैं। जोड़ का काम, जोड़ जो है वो अक्ष का काम कर रही है। पेशी बल लगाने का काम कर रही है। मैंने एक डायग्राम बनाया ना, 2-3 बार ये डायग्राम मैं बना चुका हूं। ये देखिए यहां पर, अब यहां पर इस तरह से देखिए कि ये क्या है, एक समतल भूमि है। इस समतल भूमि के ऊपर आप मान के चलिए, इस समतल भूमि के ऊपर इस तरह से कोई पत्थर पड़ा है, कोई बड़ा पत्थर जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये बड़ा पत्थर यहाँ पर पड़ा हुआ है और इस पत्थर का भार काफी है, इस पत्थर का भार काफी है। और इस पत्थर को आपको क्या करना है, मूव करना है। इस पत्थर को मूव करना है या फिर इस पत्थर को गति करवानी है। गति करवाने के लिए आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक छड़ लगाएंगे, एक छड़ लगाएंगे। ये आपने यहाँ पर छड़ लगाई, आप इसको उधर धकेलना चाहते हैं। और यहाँ पर आपने क्या लगाया, एक बॉक्स लगाया। यहां पर आप एक ने बॉक्स लगाया। अब शरीर के अंदर ये जो हिस्सा है, ये बॉक्स जो है, इन सबको आप देखिए। अगर इनको मैं यहां पर थोड़ा सा कलर भर दूं, क्योंकि आप क्लास के बाद भी अगर इसको देखें तो आपको थोड़ा ठीक लगे, ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी थोड़ा सा आपको ठीक लगेगी। तो यहां पर मैं इस रंग जो है वो भर देता हूं। ये पत्थर है और काफी भारी है। इसको गति करवाने के लिए हम क्या करेंगे, ये यंत्र का उपयोग कर रहे हैं, इस लीवर का उपयोग हम कर रहे हैं, इस लीवर का उपयोग हम कर रहे हैं। मान लीजिए कि इसमें वजन जो है वो खूब सारा वजन है, 200-300 किलो का वजन है इसके अंदर, 200 केजी का इसके अंदर वजन है। इसके अंदर 200 केजी का वजन है। यहां पर हम क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। यहां पर हम क्या लगाएंगे, बल लगा रहे हैं। और यहां पर हम जैसे ही बल लगाएंगे, ये जो पत्थर है आगे की तरफ मूव करेगा। और मानव शरीर के अंदर ये कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, ये कार्य किसके द्वारा कीजिए, बल लगाने का काम आपकी पेशियां कर रही हैं, आपकी पेशी ये काम कर रही है। छड़ का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, अस्थि के द्वारा या फिर बोन के द्वारा, अस्थियों के द्वारा ये कार्य किया। और ये जोड़ का, जहां पर अस्थि घूम रही है, ये कार्य किसके द्वारा, जोड़ के द्वारा किया जा रहा है। ये अस्थियों के द्वारा छड़ का काम किया जा रहा है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब हम पेशियों के बारे में पढ़ने वाले हैं।
बल लगाने का काम जो किया जाता है उसके संबंध में हम पढ़ने वाले हैं इस एक तंत्र के अंदर। चलिए भाई, अब हम शुरू करते हैं मस्कुलर सिस्टम या फिर मांसपेशी तंत्र। मस्कुलर सिस्टम या मांसपेशी तंत्र को हम शुरू करते हैं। चार सामान्य ऊतकों में से हमारे पास चार सामान्य ऊतक है। हम ऊतक पढ़ के आए हैं, हमारे पास चार सामान्य प्रकार के ऊतक है। एक एपिथेलियल है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, एक मस्कुलर टिश्यू है और एक नर्वस टिश्यू है। चार हमारे पास ऊतक हैं। एपिथेलियल या फिर उपकला, संयोजी या फिर कनेक्टिव, या फिर हम कह सकते हैं कि पेशी ऊतक, या फिर मस्कुलर टिश्यू, या फिर नर्वस टिश्यू। ये चार हमारे पास टिश्यू है। उसके अंदर से एक क्या है, मस्कुलर टिश्यू है। एक क्या है, मस्कुलर टिश्यू है या फिर मांसपेशी ऊतक है या फिर पेशी ऊतक है। इसके संबंध में आपको अब जानकारी प्राप्त करनी है। चार सामान्य प्रकार के ऊतकों में से एक ऊतक जो दूसरे ऊतकों से अपनी संकुचन करने की योग्यता, संकुचन करने व यांत्रिकी कार्य करने की योग्यता, मैकेनिकल वर्क को परफॉर्म करने की योग्यता और कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो एबिलिटी है, इसके कारण ये दूसरों से भिन्न नजर आता है। ये तो बात आपको ध्यान रखनी है कि मांसपेशी जो है, मांसपेशी एक ऊतक ही है और ऊतक से पहले मांसपेशी के अंदर भी कोशिकाएं पाई जा रही हैं। हमने देखा कि शरीर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं और वो कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, ऊतक का निर्माण करती हैं। जब ऊतक का निर्माण किया जा रहा है तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कुछ ऊतक हैं हमारे शरीर के अंदर, भिन्न प्रकार के ऊतक हैं, उनके अंदर से एक ऊतक पेशी ऊतक है या फिर मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है। और ये मस्कुलर टिश्यू दूसरे टिश्यू से, दूसरे ऊतकों से, दूसरी कोशिकाओं से किस प्रकार से भिन्न है, वो एक महत्वपूर्ण कार्य है, वो एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके बलबूते पर ये दूसरों से भिन्न नजर आती है। और वो क्या है कि इसके पास एबिलिटी है, इसके पास योग्यता है, इसके पास वो काबिलियत है कि ये संकुचित हो सके और रिलैक्स हो सके। इसी की वजह से ये दूसरों से भिन्न नजर आती है। और क्योंकि ये संकुचित हो सकती है और ये प्रसारित हो सकती है, फिर एक्सटेंड हो सकती है, रिलैक्स हो सकती है, इसीलिए यांत्रिकी काम करने में भी सहायता करती है। यांत्रिकी काम, मैकेनिकल वर्क मतलब भार उठाना, ये लोड उठा सकती है, भार उठा सकती है। ये आपने ध्यान रखना, ये मांसपेशी के अंदर गुण पाया जाता है। यांत्रिकी कार्य करने की विशेषता के कारण भिन्न है। मांसपेशी एकमात्र ऐसा ऊतक है जो क्या करेगा, मैकेनिकल वर्क करेगा, या आप कह सकते हैं कि जो संकुचन और शिथिलन का कार्य करता है, जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का कार्य करता है। मानव शरीर में गति संभव होती है पेशी संकुचन व शिथिलन से। मांसपेशी के संकुचन और शिथिलन की वजह से ही मानव शरीर गति कर पाता है। एक क्वेश्चन है कि हाउ डज ह्यूमन मूव्स, या फिर हाउ डज वी मेक मूवमेंट, कि हम मूवमेंट या फिर गति कैसे करते हैं, तो उसका उत्तर हमेशा इंग्लिश के अंदर है विद द वर्च्यू ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ध्यान रखना है आपने कि जब मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट होंगी और रिलैक्स होंगी तभी मानव गति कर पाएगा। अकेले कॉन्ट्रैक्ट होने से भी गति नहीं होगी। अगर आप अकेले कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आइसोमेट्रिक गति हो जाएगी, वो गति नहीं होगी, वहां पर एक जगह होल्ड हो जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बार बार होगा तो मानव गति करेगा, मानव गति करेगा। ये आपने ध्यान रखना है कि मानव शरीर में गति संभव होती है जब मांसपेशी संकुचन और शिथिलन करती हैं। जब मांसपेशियां संकुचन और शिथिलन करती हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उनके अंदर होता है, तब ये गति संभव हो पाती है। मायोलॉजी, भिन्न भिन्न प्रकार के अध्ययन हम पढ़ रहे हैं, मैं साथ साथ आपको रिवाइज करवा रहा हूं। एनाटॉमी, शरीर की संरचना का ज्ञान है। फिजियोलॉजी, शरीर कार्य कैसे करता है उसका ज्ञान है। साइटोलॉजी, कोशिका का ज्ञान है, कोशिका के बारे में अध्ययन है। हिस्टोलॉजी, टिश्यू के बारे में अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों के बारे में अध्ययन है। ऑर्थोलॉजी, जोड़ों के बारे में अध्ययन है। कार्डियोलॉजी, हृदय के बारे में अध्ययन है। एंजियोलॉजी, परिसंचरण के बारे में अध्ययन है। पल्मोनोलॉजी, आपके फेफड़ों के बारे में या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन है। ये इतने प्रकार के अध्ययन हम अभी तक पढ़ चुके हैं। और हेमेटोलॉजी, जो रक्त के बारे में अध्ययन है, जो रक्त के बारे में अध्ययन है। इतने अध्ययन हम पढ़ चुके हैं। अब आगे आपको क्या पढ़ना है, मायोलॉजी। मायोलॉजी को पढ़ना है आपने। मायोलॉजी का मतलब सेम चीज है, मायो का मतलब मसल, हमेशा मसल ही रहेगा मायो का मतलब मसल, और लॉजी का मतलब अध्ययन, यानी कि मांसपेशियों का अध्ययन, मांसपेशियों का अध्ययन। सभी चीजें ध्यान रखनी है भाई। मैं ये अध्ययन वाली जितनी भी चीजें हैं ना, एक अध्ययन और एक ऊपर की जो परत, इनके बारे में ऐसा मानिए कि मैं बोलूंगा नहीं कि इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। एक दो प्रश्न पत्र आप ऐसे देखेंगे जहां पर लगातार 2-3 प्रश्न सिर्फ अध्ययन से पूछे गए हैं, क्योंकि 130 प्रश्न आते हैं और एग्जामिनर कई बार बहुत हल्के हल्के प्रश्न 4, 5, 8, 10 डालता है और बहुत हल्के होते हैं। अभी अगर आप ये सारे के सारे याद कर लोगे तो आपके लिए फ्री के पॉइंट जो है वो रहने वाले हैं।
फ्री के पॉइंट रहने वाले हैं। तो मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन, जितने भी अध्ययन आ रहे हैं सब साथ साथ याद करते जाइए। मांसपेशियों की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, क्रियात्मक, फंक्शनल, संकुचनात्मक, कॉन्ट्रैक्टाइल इकाई है सार्कोमेयर। कौन सी इकाई है? सार्कोमेयर। इसके संबंध में एक जानकारी आप यहां पर रखिए कि संरचनात्मक, संरचनात्मक, दूसरा नाम क्या है? संरचनात्मक को हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल। एक नाम और क्या था? क्रियात्मक, कार्यात्मक या क्रियात्मक? क्रियात्मक, फंक्शनल, फंक्शनल। एक और नाम क्या था? संकुचनात्मक। और ये हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई, संकुचनात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। ये सारे के सारे नाम किसके लिए उपयोग किए जा रहे हैं? ये सारे के सारे नाम जो है उपयोग किए जा रहे हैं सार्कोमेयर के लिए। ये सारे के सारे नाम सार्कोमेयर के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। नाम क्या है? सार्कोमेयर। सार्कोमेयर के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। अब अगर सार्कोमेयर ऑप्शन में नहीं है, अगर सार्कोमेयर ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा नाम जो सही उत्तर बनेगा वो क्या होगा? दूसरा नाम जो सही उत्तर यहां पर बनेगा वो क्या है? मायोफाइब्रिल। दूसरा नाम क्या बनेगा? मायोफाइब्रिल जो है वो दूसरा नाम सही बन जाएगा। यानी कि अगर दोनों के दोनों ऑप्शन में तो सार्कोमेयर सही उत्तर होगा, और अगर सार्कोमेयर नहीं है तो मायोफाइब्रिल यहां पर सही उत्तर होगा। यहां पर सही उत्तर क्या होगा? मायोफाइब्रिल होगा। तो ये आपने ध्यान रखने की मांसपेशी कि सबसे छोटी संरचना जो है वो क्या है? सार्कोमेयर है। सार्कोमेयर ही क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सार्कोमेयर ही कार्य शुरू करेगी, और खूब सारी सार्कोमेयर मिलकर क्या बनाएगी? मायोफाइब्रिल बनाएगी। तो अगर हो सकता है, अगर हो सकता है कि सार्कोमेयर क्वेश्चन पेपर के अंदर दिया हो तो सार्कोमेयर हो जाएगा, फर्स्ट ग्रेड के अंदर सार्कोमेयर दिया हुआ मिलेगा, और सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के अंदर आपको मायोफाइब्रिल दिया हुआ मिलेगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो मसल जो है वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर वहां पर आप सार्कोमेयर को देखते हैं, और मायोफाइब्रिल जो है वो उससे थोड़ा सा पहले का भाग है। तो दोनों ही नाम आपने ध्यान करने हैं, सार्कोमेयर और मायोफाइब्रिल। हो सकता है कि एग्जाम में इनमें से कोई भी ऑप्शन मिले, अगर दोनों के दोनों मिल जाए तो सार्कोमेयर है, क्योंकि ऊपर यहां पर लिखा हुआ है। और इन दोनों के बारे में एक्सप्लेन भी हम करें, क्यों इनको क्या कहा जाता है, फिर किस तरह से इनको आप ये स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं, ये भी हम देखने वाले हैं अभी। चलिए भाई, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। चार प्रकार के हमारे पास ऊतक है, एपिथेलियल है, मस्कुलर है, कनेक्टिव है, नर्वस टिश्यू है, और इनके अंदर से सिर्फ एक पेशी के अंदर संकुचनात्मक इकाई, संकुचनात्मक और शिथिलन की योग्यता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की योग्यता है, और उसके आधार पर ये क्या काम कर रही है, फिर उसी योग्यता के बलबूते पर ये क्या काम कर रही है? आपके शरीर को गति करवा रही है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने गति कब संभव होती है? क्योंकि मांसपेशियां संकुचित हो रही है और शिथिलन की अवस्था में जा रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वहां पर हो रहा है, इसलिए मांसपेशियों के अंदर या फिर शरीर के अंदर गति हो रही है। मायोलॉजी जो है वो मांसपेशियों का अध्ययन है, और संरचनात्मक, क्रियात्मक, संकुचनात्मक, या फिर आप इसको कहिए स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल इज सार्कोमेयर। और सार्कोमेयर अगर ऑप्शन में नहीं हो तो मायोफाइब्रिल सही उत्तर हो जाएगा, मायोफाइब्रिल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए भाई, थोड़ा सा आपको ये इतने सारे नाम दे के घबराना नहीं है। नाम जो है वो काफी यहां पर लिखे हुए हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मुश्किल चीज ये है नहीं। कौन सा रंग लें भाई जो हर पे चल जाएगा? चलिए भाई, सबसे पहले अब यहां पर मैं एक बार इस पे दोबारा लौट कर आऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि हमारे पास तीन तरह की मांसपेशियां हैं। यानी कि अगर मांसपेशी की बात करें तो मांसपेशियां शरीर के अंदर तीन प्रकार की है, जो हालांकि हमने टिश्यू के अंदर पढ़ी है, टिश्यू के अंदर हमने पढ़ी है। तीन प्रकार की मांसपेशियां, एक तो है कंकाल पेशी, एक तो है कंकाल पेशी, एक है अरेखित पेशी, और एक है हृदय पेशी। तीन प्रकार की मांसपेशियां आपके शरीर के अंदर पाई जाती है, और इन दो तीनों के अंदर, इन तीनों के अंदर यहां पर आप देखिए कि नियंत्रण को देखिए।
हमारे नियंत्रण में केवल कंकाल पेशियां हैं, केवल कंकाल पेशियां जो हमारे नियंत्रण में है, ये हमारे नियंत्रण में नहीं है, ये भी हमारे नियंत्रण में नहीं है। यानी कि शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां हैं, 3 प्रकार की मांसपेशियां हैं, और 3 प्रकार में से हमारे नियंत्रण के अंदर सिर्फ 1 प्रकार की मांसपेशी है। इसको कंकाल पेशी कह लो, या फिर स्केलेटल मसल कह लो, या फिर इसको स्केलेटल, इंग्लिश के जो है स्केलेटल मसल भी इसको कह सकते हैं, और ऐच्छिक को वॉलेंट्री कह सकते हैं, वॉलेंट्री मसल कह सकते हैं। और ये कैसी हो जाएंगी? नॉन वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री हो जाएंगी, या फिर जो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। यानी कि हम अपने मस्तिष्क, मैंने सोचा कि मैं अपने हाथ को मूव करना चाहता हूं, तो मैंने अपने हाथ को मूव कर लिया। लेकिन अगर मैं सोचूं यहां पर एक हृदय पेशी है और एक अरेखित, अगर मैं सोचूं कि मैंने जो भोजन की है वो आज मैं देरी से हजम करूंगा, या फिर अभी उसको नहीं हजम करूंगा, या फिर उसको एक बार जैसे पड़ा है वैसे पड़ा रहने दीजिए, तो वो मेरे कहने से, मेरे सोचने से वो काम नहीं चलेगा। या मैं कहूं कि मेरा हृदय जो है वो धीमे गति करे, तेज गति करे, या फिर वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए, तो ये भी मेरे सोचने से पॉसिबल नहीं होगा। ये दोनों तो अपने आप चल रही हैं, ये दोनों तो अपने आप चल रही है। इसको इनवॉलेंट्री कहेंगे, इसको क्या कहेंगे भाई? इनवॉलेंट्री कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इनवॉलेंट्री कहेंगे। ये दोनों की दोनों क्या है? दोनों की दोनों इनवॉलेंट्री है, यानी कि दोनों की दोनों हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती हैं। ये वॉलेंट्री मसल है जो हमारी इच्छा के अनुसार चल रही है। ये कहां पर पाई जाएंगी? स्केलेटल सिस्टम के साथ पाई जाएगी, कंकाल तंत्र के साथ। कंकाल तंत्र क्या है? आपकी हड्डियां, इन हड्डियों के साथ पाई जाएंगी, क्योंकि ये गति करवाने में हमें सहयोग करती है, स्केलेटल मसल। इनको ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। ये अरेखित पेशी, अनैच्छिक, और ये भी क्या है? अनैच्छिक। अब इसके अंदर ये कहां पर पाई जाएगी? हड्डियों के साथ में पाई जा रही है। ये कहां पर पाई जा रही है? अरेखित आंत के अंदर, रक्त वाहिनियों की दीवारों के अंदर पाई जाएगी, ब्लड वेसल्स के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये पाई जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये पाई जा रही है। हृदय पेशी केवल हृदय के अंदर पाई जाएगी, केवल हृदय के अंदर पाई जाएगी। बहुत शानदार प्रश्न है एक, जो एग्जामिनर बार बार पूछते हैं। इसको हृदय पेशी के नाम से नहीं पूछेंगे, वो आपसे क्या पूछेंगे? वो कहेंगे कार्डियक मसल कहां पाई जाती है। वो पूछेंगे कार्डियक मसल जो है वो, कार्डियक मसल जो है वो कहां पाई जाती है, और ऑप्शन के अंदर होगा हृदय। हृदय की दीवारों पर पाई जाती है। हृदय की दीवारों पर जो पाई जाती है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, मायोकार्डियम, जिसको कार्डियक पेशी भी कहा जाता है, ये वही चीज है भाई, ये वही चीज है। हृदय की दीवारों पर पाई जाए, क्योंकि हृदय खुद एक मस्कुलर ऑर्गन है, खुद एक पेशी से बना हुआ ऑर्गन है, क्योंकि उसमें संकुचन शिथिलन बार बार चल रहा है। हम देख रहे हैं डायस्टोल सिस्टोल देख के आए हैं, वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो चल रहा है वो मांसपेशी के बलबूते पर ही हो रहा है। अगर वहां पर पेशी ना हो, आपने अपने मस्तिष्क को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होते हुए नहीं सुना होगा, आपने अपने अमाशय को नहीं सुना होगा, आपने लीवर को नहीं सुना होगा, किडनी को नहीं सुना होगा, लेकिन आप हृदय जो है कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर पेशी जो है वो पाई जाती है, वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो यहां पर इतनी बात आपने देखी कि 3 प्रकार की पेशियां शरीर के अंदर पाई जाती हैं। 3 के अंदर से हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी मर्जी से वॉलेंट्री मूवमेंट कौन कौन कर सकती है? सिर्फ एक कंकाल की पेशियां। यानी कि आपके यहां पर जो पेशियां लगी हुई है, ये सिर्फ जो हड्डियों के साथ में पेशियां जुड़ी हुई है, ये आपके मर्जी से गति करती हैं, या फिर आपकी मर्जी से ये मूवमेंट करती हैं। इनको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आप अपनी मर्जी से करवा सकते हो। अन्य 2 प्रकार की जो मांसपेशियां आपके हृदय के अंदर और आपकी आंत के अंदर, वो आपकी मर्जी से कार्य नहीं करती हैं। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद ये जगह, ये हड्डियों के साथ, ये आंत रक्तवाहिनी के पास, या फिर हृदय की दीवारों पर वो हृदय पेशी है, कार्डिक पेशी पाई जाएगी। फाइबर का आकार, फाइबर यानी कि अंदर की जो संरचना है, इनका जो फाइबर है, इनके जो रेशे हैं वो किस प्रकार के होंगे? रेशे किस प्रकार के होंगे, या फिर फाइबर किस प्रकार का होगा? ये बेलनाकार होगा या फिर लंबी आकृति का होगा? यहां पर और यहां पर आप कोई भी भेद नहीं देखेंगे। यानी कि ये भी फाइबर जो है या फिर पेशी जो है वो लंबी होगी और बेलनाकार होगी। ये पेशी जो है लंबी तकवे के आकार के होंगे या फिर पत्ते के आकार के फाइबर होंगे। यहाँ पर आप फोटो के अंदर देख पा रहे हैं। यहाँ फोटो के अंदर देखिए भाई, ये पेशी के अंदर आप ये पेशी की मसल देख रहे हैं। इनकी आकृति देखिए भाई, ये बेलनाकार है, यानी कि सिलेंड्रिकल शेप है। इनकी शेप कैसी? सिलेंड्रिकल है। और यहाँ भी आप शेप कैसी देख रहे हैं? सिलेंड्रिकल आप शेप देख रहे हैं। यहाँ पर आप कैसी शेप देख रहे हैं? यहाँ पर इस तरह की शेप, आप पत्ते की तरह शेप आप देख रहे हैं, वो सिलेंड्रिकल नहीं है। एक बात, रेखित और अरेखित अभी आने वाला है, तो आप यहाँ पर रेखाएं देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ आप रेखाएं इस तरह से, अगर आपको कुछ साफ नजर आ रही है तस्वीर, हल्की रेखाएं दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ धारियां आपको इस तरह से दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो यहाँ भी रेखाएं पाई जाएंगी।
इन दोनों के अंदर रेखाएं जो है वो पाई जाएंगी, ये अरेखित होगी। इसके अंदर रेखाएं जो है वो नहीं पाई जाएगी, इसके अंदर रेखाएं जो है वो नहीं पाई जाएंगी, इसके अंदर रेखाएं जो है वो नहीं पाई जाएंगी। उसके अलावा रेखाएं यहां पर नहीं पाई जा रही है। केंद्रक प्रतिफाइबर अनेक है, कंकाल के अंदर अनेक, इसके अंदर एक, इसके अंदर एक या दो, इसके अंदर एक, एक या दो। अब कैसा वो कार्य करते हैं उसके हिसाब से यहां पर केंद्रक रखे हुए हैं, फिर न्यूक्लियस रखे हुए हैं। संकुचन की गति, कंकाल पेशी जो है वो बहुत तेजी के साथ गति कर सकती है। अरेखित जो है वो धीमे गति करेगी, और ये गति कैसे करेगी, सामान्य अवस्था के अंदर करेगी। सामान्य अवस्था के अंदर गति होगी, ना धीमी ना, यानी कि बीच में रहेगी। अब क्योंकि ये गति बहुत तेज कर रही है तो लगातार संकुचन में रहने की योग्यता इनकी बहुत कम होगी। बहुत कम योग्यता यानी कि बहुत जल्दी ये थक जाएगी, यानी कि बहुत लंबी अवस्था तक कार्य नहीं कर पाएगी। और अरेखित जो है वो अधिकतम अवधि तक कार्य कर पाएगी, और ये सामान्य गति से चल रही है तो ये सामान्य गति से ही या फिर सामान्य अवस्था तक ये कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी में रह सकती है। हालांकि वो कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी में ज्यादा रहती नहीं है, क्योंकि हृदय का काम ही ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन लगातार जो है वो चलते रहते हैं। अब यहाँ पर एक बार आप दोबारा देखिए, यहाँ पर हम एक बार दोबारा चीजों को थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। तीन प्रकार की हमारे पास पेशियां हैं, तीन प्रकार की हमारे पास पेशियां हैं। तीनों को अगर हम नाम लिखें यहाँ पर, तीनों के अगर हम यहाँ पर नाम लिखें तो ये हृदय की पेशी है या फिर कार्डियक मसल है, कार्डियक पेशी है। यहां पर आप पेशी देख रहे हैं, ये कंकालीय पेशी है या फिर कंकाल पेशी है। ये कौन सी पेशी है, कंकाल। और ये कौन सी है, अरेखित। ये कौन सी है, अरेखित। इसको अनैच्छिक पेशी भी कहा जा सकता है, इसको अनैच्छिक पेशी भी कहा जा सकता है। लेकिन क्योंकि अनैच्छिक ये भी है और अनैच्छिक ये भी है, इसलिए ज्यादा सटीक, ज्यादा अच्छा उत्तर क्या होगा, इसको अरेखित बोला जाए, क्योंकि इन दोनों, ये दोनों क्या है, रेखित है। ये दोनों क्या है, रेखित है। तो इंग्लिश के अंदर इनके नाम क्या हो सकते हैं, कार्डियक मसल, हार्ट मसल्स, इसका नाम स्केलेटल मसल हो सकता है, या वॉलेंट्री मसल्स कह सकते हैं, या फिर इसको ऐच्छिक पेशी भी कहा जा सकता है। इसको ऐच्छिक पेशी भी कहा जा सकता है, क्योंकि ऐच्छिक ही अकेली है। और इसको अरेखित, अरेखित या फिर अनस्ट्रेटिफाइड मसल इसको कहा जा सकता है, जो अरेखित है। और ये इनवॉलेंट्री भी है, जो हमारी इच्छा के साथ काम नहीं करते। इनवॉलेंट्री या फिर अनैच्छिक पेशी भी इसको कहा जा सकता है। इसके अलावा ये पाई कहाँ जाएगी, या फिर लोकेशन इनकी क्या रहती है, इनकी लोकेशन क्या रहती है। ये जो पेशी है कार्डियक, ये हार्ट या फिर हृदय में रहेगी, नाम से आपको पता लग रहा है। कंकाल पेशी ये हड्डियों के पास या फिर कंकाल तंत्र के साथ, कंकाल तंत्र के साथ ये रहती है। ये आपके पाचन तंत्र में या फिर आंत में, या फिर बड़ा बड़ा अगर हम कहें तो आंत में ये रहती है, आंत में ये पेशी जो है वो पाई जाती है। इसके अलावा अब आप इन तीनों पेशियों को देखिए, तीनों पेशियों को देखिए। अब हमें ये सिंपल बात तो पता लग गई है भाई, तीन प्रकार की हमारे पास पेशियां हैं, और तीन प्रकार की पेशियों में एक हमारे हाथ पैर जो गतिविधि कर रहे हैं ये कंकाल पेशी है, हृदय हमारा हृदय पेशी है, कार्डिक पेशी है, और आंत के अंदर हमारे क्या है, अरेखित पेशी है, अरेखित पेशी है। अब एक बात यहां पर जो महत्वपूर्ण है वो ये, यानी कि तीन चार बात कौन कौन सी एक बार उनको बता देता हूं कि भाई अब वॉलेंट्री कौन सी है, कंकाल वाली वॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री कौन सी है, हृदय वाली। और जो आपके आंत के अंदर पेशियां हैं वो इनवॉलेंट्री है, वो आपके कहने से काम नहीं करेंगी। इसके अलावा एक बात और यहां पर आपको जो ध्यान रखनी है कि स्ट्रेटिफाइड कौन सी है, या फिर जिसके अंदर धारियां बनी हुई है। हृदय वाली में धारियां बनी हुई है, और आपके कंकाल की जो पेशियां उनके अंदर धारियां बनी हुई है। जो आपके आंत के अंदर पाई जाती है इनके अंदर धारियां नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सिंपल सिंपल बातें तो हो चुकी। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इनकी काम करने की शैली को देखें कि ये मांसपेशियां काम कैसे करती हैं, या फिर कार्यशैली इनकी है क्या, अगर उसके बारे में हम थोड़ा सा गौर करें तो आप ये क्लियरली देख पाते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक ये तरीके से आप देख पाते हैं कि आप अपने जो हाथ की मांसपेशियां हैं, पैर की मांसपेशियां हैं, कमर की जो मांसपेशियां हैं, चेस्ट की मांसपेशियां हैं, कंधे की जो मांसपेशियां हैं, ये सारी की सारी कंकाल पेशी हैं। ये सारी की सारी क्या, कंकाल पेशी हैं, जो आपको गति करवाने में मदद कर रही हैं। आप बहुत धीमे धीमे भी गति कर सकते हैं, आप बहुत तेज भी दौड़ सकते हैं, आप किसी चीज को धीरे से भी फेंक सकते हैं, आप किसी चीज को जर्क के साथ भी फेंक सकते हैं, जो चीज बहुत दूर तक जा सकती है। यानी कि ये पेशियां अगर एक अधिकतम क्षमता तक बात करें तो ये बहुत तेज गतिविधि कर सकती हैं, यानी कि बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन उनके अंदर हो सकता है। आप बहुत तेज भाग रहे हैं, आप एकदम से किसी को दो चार पंच कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, या फिर आप स्प्रिंट कर रहे हैं, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं जिसके अंदर तेज गतिविधि हो रही है, तो ये बता दे रहा है कि कंकाल की जो पेशियां हैं वो तेज कॉन्ट्रैक्शन कर सकती हैं या पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन कर सकती हैं। एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है,
हार्ट जो है आपका सामान्य रूप से एक ही गति के अंदर निरंतर चलता रहता है। मैं बात कई बार आपका हृदय गति जो तेज हो जाती है, कभी कई बार हृदय गति धीमी हो जाती है। हाँ, वो एक अपवाद की स्थिति है कि दिन के अंदर 2-4 बार कोई दौड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, तो उनके अंदर आपकी हृदय गति थोड़ी अप डाउन होती है, लेकिन सामान्य रूप से ये एक ही पेस के ऊपर चलती रहती है। एक ही पेस के ऊपर, ना बहुत ज्यादा तेज ना बहुत ज्यादा धीमे। अब पाचन तंत्र की जो पेशियां हैं वो कैसे कार्य कर रही हैं? वो बहुत धीमे धीमे कार्य करती हैं, बिल्कुल एकदम स्लो पेस पर। स्लो पेस के ऊपर कार्य करने के पीछे वजह क्या है? फिर कैसे आप उसको महसूस कर रहे हैं? आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद आपको भूख दोबारा लगती है, या फिर जो पेट के अंदर जो भोजन आपने ग्रहण किया वो पाचन करने के लिए या फिर उनको पचाने के लिए 4-5 घंटे आपको लग जाते हैं पूर्ण रूप से। अब 4-5 घंटे लग रहे हैं, यानी कि पचाने का जो काम किया जा रहा है वो छोटी आंत के अंदर मुख्य रूप से किया जाता है, और मुख्य रूप से जो छोटी आंत के अंदर ये कार्य किया जा रहा है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, और वो बहुत धीमे धीमे हो रहा है। इसी वजह से आपका जो भोजन है वो धीरे 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 हजम होता है, पाचन होता है, डाइजेस्ट होता है। तो तीनों का आपको अभी अनुभव हो चुका होगा कि आपकी जो कंकाल पेशियां हैं वो बहुत तेज मूवमेंट कर सकती हैं, वो बहुत तेज मूवमेंट यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बहुत तेज तेज उसके अंदर हो सकता है। हृदय जो है वो आमतौर पर एक सामान्य स्पीड के अंदर चलता रहता है, और आंत की जो पेशियां बड़ी आलसी हैं, बड़ी आलसी हैं जो बहुत धीरे धीरे कार्य कर रही हैं। तीनों की तीनों बात अगर आपको पता लग गई है तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है सामान्य गति के साथ, सामान्य गति के साथ, इसके अंदर तेजी के साथ हो रहा है, इसके अंदर ये कार्य धीमे हो रहा है, इसके अंदर ये कार्य धीमे हो रहा है। अब अगर मान लीजिए कि ये व्यक्ति, अब इसको आप व्यक्ति के रूप में देख लीजिए भाई, कोई व्यक्ति जो है दौड़ने के रूप में आप देख लीजिए, कोई व्यक्ति बहुत तेज दौड़ रहा है, फुल स्पीड के ऊपर दौड़ रहा है, तो भाई वो और एक व्यक्ति जो धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो इनमें से जल्दी कौन व्यक्ति थकने वाला है? जल्दी कौन थकेगा? ये व्यक्ति जो है ये जल्दी थकेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में रहने की एबिलिटी या फिर उस स्पीड को मेंटेन करनी है, जल्दी कौन थकेगा? ये पेशियां जो है वो ज्यादा देर तक, ज्यादा देर तक संकुचित नहीं रह सकती, संकुचित नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। और ये क्योंकि बिल्कुल आराम से धीमे धीमे कार्य कर रहे हैं, तो ये अधिक देर तक क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी की इनके पास है कि अधिक देर तक ये संकुचित अवस्था के अंदर रह सकती हैं, और ये सामान्य रूप से कार्य कर रही है। इतनी सी जानकारी अगर यहाँ पे आप ध्यान रख लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रमुख जानकारी आपने कवर कर ली है। संकुचन की गति बहुत तेज, ये धीमे कार्य करेगी और ये सामान्य अवस्था के अंदर काम करेगी। लगातार संकुचन में रहने की योग्यता, लगातार संकुचन के अंदर, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट आपने यहां पर करके रख लिया, इस कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन कितनी देर तक किया जा सकता है? ये पेशी बहुत जल्दी थक जाएगी। तो यहां पर ये सबसे कम योग्यता है कि बहुत जल्दी ये पेशी थक जाएगी। ये अधिकतम अवस्था के अंदर, क्योंकि बहुत धीमे चल रही है, तो अधिकतम अवस्था के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी को धारण किए रख सकती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन की अवस्था में रह सकती है, और ये सामान्य रूप से चल रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जानकारी, बस इतनी ध्यान रखना कि कंकाल के अंदर और हृदय के अंदर धारियां होती है, रेखाएं होती है। इसके अंदर रेखाएं नहीं होती, अरेखित के अंदर, इसका नाम भी अरेखित है या फिर अनैच्छिक है, तो इसके अंदर धारियां नहीं होती। और ये ऐच्छिक है और ये दोनों क्या है? अनैच्छिक है। उल्टा है थोड़ा सा ना, थोड़ा सा उल्टा है, यानी कि जो कंकाल की पेशी है वो ऐच्छिक भी है और वो धारियां वाली भी है। बस इसके अंदर एक खुद का अपना एक मेंटेन किया हुआ है। और उधर जो है आप कहिए कि जो आपकी आंत में जो पेशी पाई जा रही है वो अरेखित भी है और अनिच्छिक भी है, वो दोनों ही उल्टी चल रही है, यानी कि ये इस तरफ वो उस तरफ, ये दोनों उल्टी चल रही है। हाँ, हृदय वाली जो है वो एक बात इसकी मान रही है और एक बात इसकी मान रही है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि ये दोनों आपस में, हृदय की जो पेशी है ना वो एक गुण इसका है अरेखित वाला, और अनिच्छिक वाला गुण इसका इसके पास है। तो ये दोनों आपने ध्यान रखना, और ये दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम, आप होरिजन के ऊपर बैठे हैं या फिर एक्सट्रीम कोनों पर बैठे हैं, बिल्कुल एकदम अलग अलग कोने बैठे हैं, तो ये जो काम करेगी वो पेशी एकदम उल्टा करने वाली है। ये कॉन्ट्रैक्शन की गति तेज होगी, वो धीमी होगी, ये जल्दी थकेगी, वो लेट थकेगी, इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही है। हृदय जो है वो दोनों की मिलके या फिर दोनों की सुन के काम कर रहा है। ये बात आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई।
कंकाल पेशी की संरचना। अब शारीरिक शिक्षा के अंदर हमारा एक शारीरिक शिक्षक के रूप में हमारा क्या काम है? गति करवाना या मूवमेंट करवाना। और मूवमेंट, हृदय मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, या फिर प्रत्यक्ष रूप से अगर आपकी मांसपेशियां कुछ काम करेंगी या फिर पेशी, कंकाल पेशी कुछ कार्य करेगी, तो उसको रक्त आपूर्ति करने के लिए हृदय काम करता है। तो आप डायरेक्ट रूप से हृदय को कार्य नहीं करवा सकते हैं, तो उसको आप एक बार छोड़ दीजिए। आप प्रत्यक्ष रूप से आंत को भी प्रभावित नहीं कर रहे हैं, उसको भी छोड़ दीजिए। हम यहाँ पर पढ़ने किसको वाले हैं, किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं? हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं आपकी कंकाल पेशियों पर। आपकी कंकाल पेशियों पर। कंकाल पेशी की संरचना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जटिल भी है। कंकाल पेशी की संरचना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भी है और थोड़ी सी जटिल भी है। इसको आपने ध्यान रखना है, इसको आपने याद करना है। किस तरह से आप इसको याद कर पाएंगे और किस तरह से आप इसको याद रख पाएंगे, ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले तो आप समझिए कि भाई ये है क्या। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो एक संरचना बन रखी है ये, और अलग अलग इसमें नाम जो यहाँ पर निकले हुए हैं, ये क्या चीजें हैं, इसको समझने का आप यहाँ पर प्रयास कीजिए। आप कुछ इस तरह समझिए कि आपके हाथ के अंदर यहाँ पर एक बाइसेप नाम की पेशी जा रही है और यहाँ पर ट्राइसेप नाम की पेशी जा रही है। आपको पेशी के बारे में अध्ययन करवाने के लिए कि मांसपेशी अंदर से दिखाई कैसे देती है, आपको अध्ययन करवाने के लिए क्या किया, जैसे यहाँ पर एक फोटो, यहाँ पर ये तस्वीर आपने देखी, यहाँ भाई आप ये पेशी देख रहे हैं, यहाँ पे आपने जो पेशी देखी है, तो पेशी इस तरह से इसने अलग अलग आकार की ये इस तरह से बना दिया, ये पेशी बना दी, ये पेशी बना दी, ये पेशी बना दी, इस तरह से इसने तो पेशी यहाँ पर बना दी। लेकिन ये पेशियां अंदर से कैसी नजर आती हैं, वो हमें पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है। तो इस पेशी को अंदर से देखने के लिए आप क्या करेंगे भाई, अगर मान लीजिए कि ये हाथ है तो इस हाथ को यहाँ से काटा, यहाँ से अगर हाथ को आपने काटा तो ये हाथ को यहाँ से आप उस तरफ से देखेंगे तो आपको कैसी संरचना नजर आएगी, ये बात यहाँ पर की जा रही है। यानी कि ये आपका हाथ है, मान लीजिए कि हाथ है, इस हाथ को यहाँ से काटा तो ये संरचना आपको अंदर से, ऐसी संरचना आपको नजर आएगी, ऐसी संरचना आपको अंदर से नजर आएगी। अब इस हाथ को एक बार वापस पीछे की तरफ आते हैं। ये बात हालांकि पहले हो चुकी है, लेकिन मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए ये आपकी कोई भी, ये क्या है, अस्थि है या फिर बोन है, ये क्या है, अस्थि या फिर बोन है, अस्थि या फिर बोन कहिए इसको, अस्थि या फिर बोन कहिए। अस्थि या फिर बोन से एक संरचना यहां से निकलेगी, एक संरचना यहां से निकल रही है। ये क्या है, टेंडन है, ये क्या है, टेंडन है, ये क्या है, टेंडन है। और इस टेंडन के आगे क्या रहेगा, या फिर इस टेंडन से निकले क्या क्या चीज, क्या संरचना यहां से निकलेगी, यहां से पेशी जो है वो आगे निकलेगी, यहां से आगे क्या निकलेगी, पेशी निकलेगी। ये क्या है, पेशी है। एक प्रमुख बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि संरचना होती किस तरह से, अस्थि होगी, टेंडन होगा और पेशी होगी। अब एक बात यहां पे ये ध्यान रखनी है कि हड्डी को और पेशी को जोड़ कौन रहा है, टेंडन जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है, टेंडन जोड़ रहा है, जो हम टिश्यू के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, जो हम टिश्यू के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। ये कौन जोड़ रहा है, टेंडन बीच में यहां पर जोड़ने का काम कर रहा है। टेंडन का ही एक्सटेंडेड भाग, यानी कि टेंडन आगे जाकर किससे बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। टेंडन आप इस तरह से मान लो कि मांसपेशी का ही भाग है, एक मांसपेशी का विस्तृत रूप है, एक छोर पे जाकर मांसपेशी टेंडन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और यहां से आगे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो ये मांसपेशी आ जाती है। यहां पर आप देख रहे हैं कि मांसपेशी के जो ऊपर की जो ये स्केलेटल मसल या फिर कंकाल तंत्र यहां पर लिखा हुआ है, मांसपेशी के बिल्कुल ऊपर की जो परत है उसको क्या कहते हैं, एपीमाइजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीमाइजियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एपीमाइजियम कहते हैं। यानी कि बिल्कुल ऊपर का भाग जो है एपीमाइजियम कहा जाता है, बिल्कुल ऊपर का भाग एपीमाइजियम। अब कंफ्यूजन कहां होगी, आपने पढ़ा अस्थि के ऊपर का भाग पेरीओस्टियन, पेरीओस्टियम पढ़ा, अस्थि के ऊपर का भाग। आपने जब हृदय को पढ़ा तो आपने पढ़ा कि पेरिकार्डियम। जब आपने लंग्स को पढ़ा तो हालांकि वहां पर आपने दूसरा नाम पढ़ा, वहां पर प्लूरा पढ़ा। यहां पर पहला नाम जो आ रहा है वो एपी आ रहा है, यहां पर पहला नाम क्या आ रहा है, एपी आ रहा है, यहां पर पहला नाम एपी आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, एपी का मतलब है ऊपर की संरचना, माइजियम यानी कि एपी यानी कि ऊपर, और माइजियम यानी कि ऊपर, पेशी के ऊपर की जो संरचना है। तो पेशी के ऊपर की संरचना क्या होगी, एपीमाइजियम होगी, एपीमाइजियम ऊपर की संरचना होगी। यहां पर ये संरचना को समझने के बाद चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगी।
तो ये मांसपेशी है आपकी, कंकाल पेशी है। कंकाल पेशी के बिल्कुल ऊपर की जो परत है वो क्या कहलाएगी? एपीमाइजियम कहलाएगी। इस नाम को 2-3 बार बोल के देखना भाई, जब मैं बोल रहा हूं तो साथ साथ आप बोलते रहिए। एपीमाइजियम कहलाएगी। ऊपर की संरचना क्या कहलाएगी? एपीमाइजियम कहलाएगी। अब इसकी संरचना ऐसी क्यों बनाई जाती है? मान लीजिए कि जो आपने बचपन में कहानी पढ़ी है, कहानी कुछ इस तरह की थी कि जिसका संदेश जो दिया जाता है कि संगठन में शक्ति है। तो कोई एक बूढ़ा बाप था जो जो उसके 4-5 बच्चे थे और वो आपस में लड़ते रहते थे। तो बाप ने सोचा कि भाई अगर इसी तरह लड़ते रहेंगे तो इनको कोई भी इनका फायदा उठा जाएगा या फिर काम नहीं चलेगा। तो उनको संगठित करने के लिए वो ले गया, उसने सबको एक एक तिनका दिया, बोला कि भाई इनको तोड़ो। सबने तोड़ा तो वो टूट गए। फिर बाप ने उस क्या कहा कि भाई 7-8 तिनकों को इकट्ठा कर लो, अब तोड़ने के देखो। तो उसके बाद वो तिनके थोड़ा टूटे नहीं या फिर मुश्किल से टूटे। तो उसको बताया कि भाई संगठन के अंदर शक्ति है। वो सेम सिद्धांत कहां पर काम करता है? मांसपेशियों के अंदर काम करता है। आपकी जो मांसपेशियां हैं वो बहुत भारी भरकम वजन को उठाने से लेकर एकदम जर्क करना। मांसपेशियों को अगर आप इमेजिन करके देखें ना, मांसपेशी क्या क्या काम कर रही है, तो आप हैरान हो जाएंगे। मांसपेशी एक तरह से आप मान लीजिए कि एक रबड़ का टुकड़ा है। एक रबड़ का टुकड़ा है, इस तरह से छोटा सा एक टुकड़ा है। उसको कभी तो आप बहुत जल्दी से खींच दे रहे हैं, बहुत जल्दी से आप खींच दे रहे हैं। कभी उसको जब खींच रहे हैं तो उसके ऊपर 100-150 किलो भार भी आ जा रहा है और एकदम से आप जंप कर रहे हैं, कुछ भी काम उससे हो रहे हैं। यानी कि जो आपकी ये मांसपेशी है, मांसपेशी ये सिर्फ इतना सा आकार है, एकदम से आप क्या किया? इसका आकार छोटा कर दिया, एकदम से इसका आकार बड़ा कर दिया। इसके ऊपर अगर बहुत भारी भार उठा दिया, यहां पर अगर मान लो कि आपने 15, 20, 40, 50 किलो यहां पर उठा लिया, कोई चीज को उठा रहे हैं आप, तो इन मांसपेशियों के अंदर खिंचाव आ रहा है, धीरे धीमे धीमे खिंचाव आ रहा है और उस वजन को उठाने के लिए सहयोग कौन कर रही है? मांसपेशियां ही कर रही है। कि मांसपेशियों से हम बहुत जटिल जटिल काम करवाते हैं कि शरीर बहुत तेज जर्क वाले मूवमेंट करने से लेकर, यानी कि एकदम फेंकना, एकदम उठना, एकदम बैठना, जंप करना, ये जो जर्क वाले पावर वाले मूवमेंट है, ये सारी की सारी गतिविधियां करवाने से लेकर बहुत भारी भार भी शरीर मांसपेशियों से उठा रहा है। यानी कि शरीर का सारा काम कौन? मांसपेशियां तो कर रही है। अब मांसपेशियां अगर इतना काम कर रही है, इतना जटिल काम कर रही हैं और इनको इंजरी भी नहीं उठानी है, क्योंकि अगर मांसपेशियां टूट जाती हैं, मांसपेशियों के अंदर अगर कोई टूट फूट हो जाती है, टीयर हो जाता है, उसका परिणाम क्या होगा? कि अगर मान लीजिए कि बाइसेप के अंदर इंजरी आई है, तो आप मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो हाथ है ना, ये निष्क्रिय हो गया। यानी कि मांसपेशी के अगर एक हिस्से के अंदर, अगर शरीर यहां पर आप खूब सारी मांसपेशियां होंगी, लेकिन अगर एक ही मांसपेशी के अंदर कोई इंजरी आ गई या टूट गई, वो आप काम तो भाई उससे बहुत कर रहे हैं, लेकिन एहसान है कि मांसपेशी का कि वो मजबूती के साथ बनी हुई है। अब एक भी अगर यहाँ पर इंजरी हो गई या फिर कोई चीज हो गई, तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये हाथ आपके काम कर नहीं रहे, क्योंकि जब ये हाथ को फोल्ड करेंगे तो ये मांसपेशी काम कर रही है, इस हाथ को खोलेंगे तो मांसपेशी काम कर रही है। तो पूरा का पूरा अगर एक छोटी सी इंजरी होने से पूरी की पूरा हाथ जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। तो इनको बनावट जो है वो बहुत शानदार बनाई गई है। अब बनावट को मजबूती प्रदान करने के लिए कैसे बनाया गया है? मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ इस तरह से बनाया गया है कि कुछ तंतु लिए गए, कुछ आप एग्जाम्पल उसी का ले लीजिए कि आप उस गंठरी का एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर वो जो आप तिनकों का एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ तिनकों को लिया गया, 8-10 तिनकों को लिया, उसका एक बंडल बनाया। 8-10 बंडल लिए, उनकी फिर एक गंठरी और बनाई, उनके ऊपर गांठ लगाई, फिर उसी तरह की 8-10 गंठरी और ली, उनके ऊपर फिर गांठ लगाई, इसी तरह से उसके ऊपर 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 इस तरह से करते हुए उसकी संरचना बनी है। यानी कि टूट फूट होनी शुरू होना तो उस एक जो बिल्कुल एकदम, यानी कि यहां पर हमारे पास खूब एक बड़ा पेशी है, बड़ा एक चट्टा बना हुआ है यहां पर लकड़ियों का, लेकिन जब उससे कोई काम करवाया जाए तो टूट फूट होनी शुरू हो, तो वो बिल्कुल एकदम छोटा सा तिनका है ना, पहली टूट उसके अंदर होनी शुरू हो, उसके अंदर शुरू हो और उसको जल्दी रिपेयर किया जा सके। अगर मान लीजिए कि बड़ी मांसपेशी के अंदर दिक्कत हो गई तो ठीक होने में टाइम लगेगा, लेकिन वो छोटे छोटे भागों में जब बटी हुई है, तो अगर कठिन काम करेंगे तो टूट फूट होगी भी। तो पहले टूट फूट किसके अंदर होना शुरू होगी? वो छोटे जो तिनके हैं ना, उनके अंदर टूट फूट होना शुरू होगी। उनके अंदर टूट फूट शुरू होगी तो उनको हम रिपेयर जल्दी कर पाएंगे। यानी कि जितना, अगर मान लीजिए कि गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर अगर बहुत बड़ा पार्ट अगर टूट गया है तो आपको ठीक करने में देरी लगेगी। अगर कोई नट, अगर मान लीजिए छोटा स्क्रू या फिर नट जो है वो खराब हुआ है, वो ढीला हो गया, तो उसको कसने में कितना टाइम लगेगा? बहुत जल्दी आप उसको ठीक कर सकते हैं। कुछ इसी तरह की बनावट आपकी पेशियों की बनी हुई है, कुछ इसी प्रकार की बनावट। या फिर इसको एक डेमोन्स्ट्रेट के रूप में देखें तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कुछ 8-10 तिनकों को यहां पर लिया और इनसे इनसे जब आगे की ओर बढ़े तो इनके जैसे कई तिनके इकट्ठे कर लिए, यानी कि इनके जैसे कई तिनके जो है वो इकट्ठे
इनके जैसे कई तिनके जो है इकट्ठे किए और इनको कंबाइन कर दिया, इनसे फिर एक संरचना बनी, इनसे एक संरचना बनी, या फिर ये संरचना मान लीजिए कि इस रंग में कहता हूं कि इनसे एक संरचना बनी, उस संरचना को यहां पर लिया और ऐसी ऐसी और कई संरचना बना दी, और फिर इन सबको इकट्ठा करके एक पेशी बना दी। और पेशी को जब आप दूर से देखें तो पेशी के अंदर इस तरह से आपको धारियां नजर आती हैं, इस तरह से धारियां आपको नजर आती हैं। धारियां है क्या, वो सारे के सारे तिनके ही तो हैं कि पहले एक सेट को लिया, ऐसे खूब सारे इकट्ठे करके, ये सारे के सारे इकट्ठे करके कहाँ आए। अब मैं इसको अगर इस तरह से बनाऊं, इसको अगर इकट्ठा करेगा तो ये कहाँ आया, एक हिस्सा ये आया, यानी कि इसके जैसे और बना दिए। इस पूरे को इकट्ठा करके मैंने देखा तो ये कहाँ आया, इस एक के अंदर आया। इस पूरे को इकट्ठा करके देखा तो ये इस एक के अंदर आया। तो इस तरह से आपकी मांसपेशी जो है वो बनी हुई है कि वो मजबूती प्रदान आपको कर सके और जल्दी से टूटे नहीं। इस तरह से ये मांसपेशी आपकी बनी हुई है। अब यहां पर आपको क्या देखना है भाई, यहां से हम शुरू करते हैं या फिर हम उल्टा शुरू करें यहां से, या फिर यहां से, चलो यहां से शुरू करते हैं कि ये तो आपकी पूरी की पूरी मसल है, ये तो क्या आपकी पूरी की पूरी मसल है, और इसके ऊपर का भाग, इसके ऊपर की जो एक लेयरिंग है, इसको इकट्ठा करने का, या फिर ऐसा मान लो कि आपने खूब सारी लकड़ियां ली और उसके ऊपर जो चद्दर बांधी है ना, वो क्या है, एपीमाइजियम है। उसके ऊपर जो चद्दर बांधी, जो कपड़ा बांधा है, वो क्या है, एपीमाइजियम है। एपीमाइजियम क्या है, ऊपरी परत है। ऊपरी परत जो है वो उसको क्या कहेंगे, एपीमाइजियम कहेंगे। अब एक परत तो ये है, इसके नीचे एक गंठरी और है, इस गंठरी के ऊपर, इस गंठरी को क्या बोलेंगे, फेसिक्यूलस बोलेंगे, फेसिक्यूलस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, फेसिक्यूलस बोलेंगे, फेसिक्यूली या फिर फेसिक्यूलस बोलेंगे। फेसिक्यूलस या फिर फेसिक्यूली इसको बोलेंगे। फेसिक्यूली जो है ये एक बंडल है, ये क्या है, एक बंडल है। और इस बंडल के ऊपर, इसके ऊपर भी आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यानी कि यहां पर एक बंडल बनाया, इस बंडल के ऊपर ये छोटे छोटे और बंडल, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से कुछ बंडल और बने हुए हैं। इन बंडल के ऊपर भी तो आपको एक चादर या फिर एक कपड़ा लपेटना पड़ेगा, या फिर इनको भी तो बांधना पड़ेगा। इनको किन के माध्यम से बांधा जा रहा है, पेरीमाइजियम। इनको किसके माध्यम से, पेरीमाइजियम, पेरीमाइजियम के द्वारा बांधा जा रहा है। और ये किसकी परत है, फेसिक्यूलस की परत है। ये क्या है, फेसिक्यूलस की परत है। ये किसकी परत रहेगी, इसकी परत रहेगी। अब इसके अंदर भी सेम ऐसी संरचना दोबारा आ जाएगी, यानी कि हम पेशी को लिया, पेशी के अंदर 8-10 गंठरियां पड़ी हुई है, और एक गंठरी को हमने बाहर निकाला और उसको बाहर निकाल के देखा तो उसके अंदर फिर आगे छोटी छोटी वैसी ही संरचनाएं निकल रही हैं। अब यहां से कैसी, फेसिकुलस के अंदर कैसी संरचना निकलेगी, इसके अंदर जो संरचना निकलेगी वो क्या निकलेगी, एक मसल सेल निकलेगा। इसके अंदर क्या निकलेगा, एक मसल सेल निकलेगा, या फिर जिसको हम मसल फाइबर कहते हैं, जिसको हम मसल फाइबर, जिसको हम, ये मसल सेल निकलेगा। ये क्या निकलेगा, यहां से एक हमने लिया तो ये क्या है, मसल सेल आ गया। ये क्या आ गया, मसल सेल आ गया, मसल सेल या फिर मसल कोशिका। और इस सेल के ऊपर जो परत रहेगी, इस सेल के ऊपर परत रहेगी, वो कौन सी रहेगी, इस सेल के ऊपर एक परत और रहेगी, वो कौन सी रहेगी, यहां पर लिखी हुई नहीं है भाई, पेरीमाइजियम। और यहां पर एक परत रहेगी, इसके ऊपर एंडोमाइजियम रहेगी, इसके ऊपर, यहां पर आप देखिए इसके ऊपर एक परत है पेरीमाइजियम, और इसके ऊपर जो परत है एपीमाइजियम, पेरीमाइजियम, और यहां पर एक परत और है एंडोमाइजियम। ये देखिए यहां पर एंडोमाइजियम एक परत और है, जो किसके ऊपर रह रही है, जो किसके ऊपर रहेगी भाई, वेसिक्यूल्स के ऊपर, जो मसल सेल जो निकल रहे हैं ना, इनके ऊपर यहां पर परत रहेगी। यानी कि यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या लिखा, मसल सेल निकला, एक मसल सेल निकला, कई मसल सेल्स को बनाकर क्या बनेगा, मसल फेसिकल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, मसल फेसिकल्स बनेंगे। और मसल सेल के ऊपर क्या रहेगा, इसके ऊपर जो परत रहेगी वो क्या रहेगी, एंडोमाइजियम। इनके ऊपर क्या रहेगी, एंडोमाइजियम रहेगी। मसल सेल किससे मिलकर बना होगा, मसल सेल मायोफाइब्रिल से बना होगा। किससे बना होगा, मायोफाइब्रिल से बना होगा, मायोफाइब्रिल से बना होगा। ये किससे मिलकर बना है, मायोफाइब्रिल से मिलकर बना है। और फिर वो आगे छोटे छोटे फिलामेंट से बने हुए हैं। इसको अगर दूसरे और अगर तस्वीर के साथ समझे, यहां पर आप देखिए भाई इसको, ये क्या है, अस्थि या फिर बोन है, ये अस्थि है। यहां पर अस्थि के साथ कौन जुड़ा हुआ है, टेंडन जुड़ा हुआ है।
ये क्या जुड़ा हुआ टेंडन। बिल्कुल ऊपर की जो परत है वो क्या है एपिमाइजियम। बिल्कुल ऊपर की जो परत है वो क्या है एपिमाइजियम है। एपिमाइजियम के बाद ये जो फेसिकल है, फेसिक्यूली या फिर फेसिकल्स जो है, इसके ऊपर की जो परत है वो यहां पर लिखी हुई है पेरीमाइजियम। इसके ऊपर की जो परत है वो क्या है पेरीमाइजियम। इसके अंदर जो जो भी चीजें हैं फेसिकल्स के अंदर क्या है, ये बहुत सारी छोटी छोटी मसल फाइबर या फिर जो सेल है या फिर कोशिका जो है उनसे मिलकर बना है। और कोशिका के ऊपर यहां पर जो ये नाम लिखा हुआ है, कोशिका के ऊपर जो कवरिंग है वो कवरिंग किसकी है एंडोमाइजियम की। एंडो एंडोमाइजियम की कवरिंग है। और इस मसल के अंदर ये जो पेशी आप यहां पर देख रहे हैं, इस पेशी के अंदर और आगे संरचना है। यानी कि ये तो आपने क्या देखी, एक पेशी देखी, ये आपने क्या देखी भाई पेशी देखी, ये आपने फेसिकल देखा, इसके अंदर एक पेशी देखी। इस पेशी के अंदर आगे मायोफाइब्रिल है। ये क्या है मायोफाइब्रिल। ये क्या है मायोफाइब्रिल है। ये क्या है मायोफाइब्रिल है। ये क्या है मायोफाइब्रिल है। और मायोफाइब्रिल के अंदर क्या है सार्कोमेयर है। मायोफाइब्रिल के अंदर क्या है सार्कोमेयर है। एक यहां पर नाम लिखते हैं सबके। अगर यहां से हम शुरू करें, थोड़ा सा मुश्किल है भाई, आप थोड़ा घबराना मत इसको देखकर। सबसे पहले क्या आएगी अस्थि आएगी। अस्थि के बाद क्या आएगा टेंडन आएगा। टेंडन के बाद क्या आएगा पेशी आएगी, कंकाल पेशी। कंकाल पेशी। कंकाल पेशी के अंदर अगर हम झांकेंगे, कंकाल पेशी के अंदर हम झांकेंगे अगर, तो यहां पर आपको क्या क्या संरचनाएं देखने को मिलेगी। सबसे पहले ऊपर का हिस्सा, इसके कवरिंग कौन बनाएगा एपिमाइजियम। एपिमाइजियम। एपिमाइजियम के जस्ट नीचे कौन होगा फेसिक्यूलस या फिर फेसिक्यूली, फेसिक्यूलस या फेसिक्यूली। इसके ऊपर कवरिंग कौन बना रहा है, इसके ऊपर पेरीमाइजियम। या फिर ये कवरिंग जो है इसको यहां पर साइड में लिखते हैं, इस कवरिंग को हम साइड में लिखते हैं पेरी पेरीमाइजियम, ऐसे याद कर लो आप। इसके बाद कौन होगा, इनके अंदर कौन है मसल फाइबर है या फिर पेशी फाइबर। पेशी फाइबर है। पेशी फाइबर की कवरिंग कौन बना रहा है, पेशी फाइबर की कवरिंग कौन बना रहा है एंडोमाइजियम। एंडोमाइजियम। एंडोमाइजियम के अंदर या फिर पेशी फाइबर के अंदर कौन है, यहाँ पेशी फाइबर के मायोफाइब्रिल है। फाइब्रिल है। और खूब सारी मायोफाइब्रिल जो मिलेंगी तो उनकी कवरिंग कौन बनाएगा सार्कोलेमा बनाएगा। सार्कोलेमा। सार्कोलेमा। और इसके अंदर भी, इसके अंदर और मायोफाइब्रिल जो है वो कैसे बनेगी, वो सार्कोमेयर से बनेगी। वो सार्कोमेयर से मिलकर बनेगी। ये संरचना आमतौर पर रहती है, तो ये नाम आप याद कीजिए भाई। सबसे पहले आपकी अस्थि है। अस्थि के साथ जुड़ा हुआ क्या है टेंडन है। टेंडन के साथ पेशी है। अब पेशी को हम अगर अंदर से देखेंगे, पेशी को अंदर से देखेंगे तो सबसे पहले पेशी के ऊपर की जो शीट है वो क्या है एपिमाइजियम है। वो क्या है एपिमाइजियम है। एपिमाइजियम के अंदर हम झांकेंगे, एपिमाइजियम की शीट को हटाएंगे तो वहां पर आप बहुत सारे फेसिकल्स देखेंगे, फेसिकुली देखेंगे, यानी कि छोटे छोटे बंडल देखेंगे। उन बंडल के ऊपर की जो कवरिंग है वो पेरीमाइजियम की है। वो किसकी है पेरीमाइजियम की है। एक बंडल को आपने बाहर निकाला, उस बंडल के अंदर खूब सारी क्या आपको नजर आ रही हैं मसल सेल नजर आ रही हैं, मसल फाइबर नजर आ रहे हैं। आपने एक मसल फाइबर को बाहर निकाल लिया, आपने एक मसल सेल को बाहर निकाल लिया। उसके ऊपर किसकी लेयर है, उसके ऊपर या फिर यहां पर जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर किसकी लेयर एंडोमाइजियम की है। किसकी लेयर है एंडोमाइजियम की है। वहां से फिर आपने अनेक हिस्से जो है वो बाहर निकाले, उनके अंदर की जो संरचना है वो क्या है मायोफाइब्रिल है। और मायोफाइब्रिल कैसे बने हुए हैं, मायोफाइब्रिल सार्कोलेमा से बने हुए हैं। एक तस्वीर आप ये देखिए, ये क्या है आपकी मसल है, ये क्या है आपकी मसल है। एक बार में अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, एक बार में अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसको हम कल दोबारा रिवीजन करेंगे भाई, कल दोबारा इसको रिवीजन करेंगे। आसान चीज नहीं है, थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी जटिल चीज है। यहां पर आप क्या कर रहे हैं पेशी को देख रहे हैं,
पेशी, ये क्या है? टेंडन, और ये क्या है? अस्थि। ये क्या है? अस्थि। अब यहां से ये संरचना निकली और इस संरचना के अंदर ये छोटे छोटे क्या है? फेसिकल है। क्या है? फेसिकल। ये क्या है? फेसिकल। एक फेसिकल के अंदर से निकला तो फाइबर या फिर मसल सेल, इसको क्या कहेंगे? फाइबर। यानी कि एक कोशिका, एक पेशी के अंदर कई फेसिकल हैं, कई फेसिकल हैं यानी कई बंडल हैं, और उसको जब हमने बाहर निकाला तो उसके अंदर कई क्या है? कोशिकाएं हैं या फिर कई फाइबर है। एक फाइबर को बाहर निकाला तो यहां पर हम संरचना देख रहे हैं। यहां पर जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख के आए, इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? सार्को, यहां पर नाम बदल जाएंगे सारे। यहां पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पर हमने सेल मेम्ब्रेन देखा, कोशिका कला देखा जो गेटकीपर का काम करता है, यहां पर उसका नाम क्या कर दिया? सार्कोलेमा कर दिया। वहां यहां नाम क्या कर दिया? सार्कोलेमा कर दिया। और इस संरचना को जब हम देखेंगे ना, और इस संरचना के अंदर देखें तो फिर वही संरचना वैसी और मिलेगी। तो यहां पर हमने बाहर निकाला तो यहां पर मायोफाइब्रिल निकल गया। यहां पर बाहर क्या? यहां बहुत सारे मायोफाइब्रिल से मिलकर क्या बनी है? ये बना है। और मायोफाइब्रिल के अंदर आप ये संरचना देख रहे हैं ना, ये संरचना, यही क्या है? सार्कोमेयर है। यही क्या है? सार्कोमेयर है। यही क्या है? सार्कोमेयर है। यानी कि काम सारा का सारा शुरू कहां से होगा? अगर कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो कॉन्ट्रैक्शन यहां से शुरू होगी। सबसे पहले सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट होगी। सार्कोमेयर अगर कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये मायोफाइब्रिल भी कॉन्ट्रैक्ट होगी। इसी तरह ये तो एक है, कितनी मायोफाइब्रिल यहां पर अंदर आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट होंगी, सारी की सारी छोटी होंगी। अगर ये छोटी होगी तो ये संरचना अपने आप छोटी होगी, और ये संरचना छोटी होगी तो मांसपेशी छोटी होगी। तो सबसे पहले स्ट्रेच किस, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कौन हुआ? सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट कौन हुआ? सार्कोमेयर। सार्कोमेयर के बाद मायोफाइब्रिल, उसके बाद मांसपेशी फाइबर या फिर मसल सेल। मसल सेल के बाद कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा? फेसिकल्स होंगे, फेसिकुली होगा। फेसिकुल्स के बाद ये जो पेशी पेशी है, पेशी की संरचना के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो ये पूरा का पूरा क्रम आपको ध्यान रखना है। सबसे नीचे कौन है? सार्कोमेयर, इसलिए इसको कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट, क्रियात्मक यूनिट, संरचनात्मक यूनिट इसको कहा जाता है। सार्कोमेयर सबसे पहले, मायोफाइब्रिल, पेशी फाइबर या फिर पेशी फाइबर को कोशिका भी कहते हैं, फाइबर को कोशिका भी कहते हैं, फेसिकुली, एपिमाइजियम, और एपिमाइजियम के बाद कंकाल। ये पूरा का पूरा क्रम आपको ध्यान रखना है, पूरा का पूरा क्रम आपको ध्यान रखना है। कक्षा का समय थोड़ा सा ऊपर होता जा रहा है हमारा, 6:04 हो चुके हैं। एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूं आपको जो भी हमने क्लास के अंदर, आज की क्लास के अंदर पढ़ा है उसको। चलिए भाई, समझ में आ रहा है? थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट है भाई, थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो भाई फटाफट बताइए आप, क्योंकि चीजें थोड़ी सी मुश्किल है, आपको 1 या 2 क्लास लगेंगी इसमें ग्रिप करने में या फिर पकड़ने में। बताइए भाई फटाफट, चीजें समझ में आ रही हैं क्या आपको? अभी तक आज की क्लास में आपको क्या समझना है कि 4 प्रकार के उत्तक हैं, उनके अंदर एक पेशी फाइबर है, एक पेशी उत्तक है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है। उसी के आधार पर हम क्या कर पा रहे हैं? गति कर पा रहे हैं, उसी के आधार पर हम गति कर पा रहे हैं। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, पेशी के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं, पेशी के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि हम गति क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि मांसपेशियां कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती हैं। एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। 3 प्रकार के हमने वर्गीकरण पढ़े, उसके अंदर ऐच्छिक पेशी कौन सी है? कंकाल वाली। अरेखित जो आपकी आंत के अंदर है, बाकी 2 रेखित हैं और बाकी 2 अनैच्छिक है, ये भी ध्यान रखना है। मांसपेशियों से हम, ये जो कंकाल की जो मांसपेशियां हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं? जल्दी जल्दी गति कर सकते हैं, और ये जल्दी थक भी जाती हैं। इसके बाद हमने इनकी संरचना को देखना शुरू किया था, इनकी संरचना को देखना शुरू किया था। संरचना के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले क्या आएगा? अस्थि आएगी, सबसे पहले बोन आएगी, हड्डी आएगी, हड्डी के साथ टेंडन जुड़ा होगा, टेंडन के साथ पेशी जुड़ी होगी, टेंडन के साथ पेशी जुड़ी होगी। और उस पेशी की संरचना को देखें, उस पेशी की संरचना को देखें तो पेशी की संरचना के ऊपर का जो हिस्सा है वो हमेशा क्या रहेगा? एपिमाइजियम रहेगा। क्या रहेगा? एपिमाइजियम रहेगा। एपिमाइजियम के जस्ट नीचे छोटी छोटी गंठरियां होंगी, छोटी छोटी गंठरियां होंगी, और हर गंठरी के ऊपर की लेयरिंग कौन बना रहा है? ऊपर की लेयरिंग कौन? पेरीमाइजियम बना रहा है, पेरीमाइजियम बना रहा है। उस गंठरी के अंदर पेशी की कोशिकाएं होंगी जिनको हम फाइबर के नाम से जानते हैं, उनको हम क्या जानते हैं? फाइबर के नाम से। उसकी कवरिंग कौन बना रहा है? एंडोमाइजियम बना रहा है। उसकी ऊपर की जो परत बना रहा है कौन बना रहा है? एंडोमाइजियम बना रहा है। उसके अंदर छोटे छोटे मायोफाइब्रिल्स होंगे, उसके अंदर क्या होंगे? मायोफाइब्रिल्स होंगे। उन मायोफाइब्रिल्स के अंदर क्या होंगी? छोटी छोटी। अब मायोफाइब्रिल्स के अंदर से कोई चीज नहीं, कि मायोफाइब्रिल के अंदर क्या होगा? मायोफाइब्रिल जो है उसके अंदर क्या होगा? एक्टिन मायोसिन होंगे खूब सारे, और वो क्या बनाएंगे? सार्कोमेयर बनाएंगे। वो क्या बनाएंगे? सार्कोमेयर बनाएंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन सार्कोमेयर के अंदर। अब जैसे मैंने तो इनको क्या किया, ये संरचना, इसको आगे निकाला, इसको आगे निकाला, इसको आगे लेकिन वाकई में है क्या?
यानी कि ये जो संरचना है इसी के अंदर हम अंदर के अंदर जा रहे हैं। तो अगर सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर खूब सारे सार्कोमेर हैं कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो आपका मायोफेब्रिल कॉन्ट्रैक्ट होगा। मायोफेब्रिल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आपका मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट होगा। खूब सारे मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो आपके फेसिकुली कॉन्ट्रैक्ट होगी। खूब सारी फेसिकुली कॉन्ट्रैक्ट होगी तो आपकी पेशी कॉन्ट्रैक्ट होगी। इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का खेल जो है वो चल रहा है। इस तरह से ये सारा का सारा खेल चल रहा है। तो भाई हमारा यहां तक हम पढ़ेंगे। फटाफट बच्चे कमेंट कर दीजिए, फटाफट बता दीजिए कि भाई आपको कक्षा के अंदर चीजें समझ में आ रही हैं क्या। अभी आपको इनका अध्ययन दोबारा करना है। एक बार अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट आप लगाइए, एक बार दो बार चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। कल की क्लास में हम इन्हीं को दोबारा रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। फटाफट कमेंट कीजिए, उसके बाद हम क्लास को समाप्त करते हैं। आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। बिल्कुल भाई ये आसान चीज नहीं है चंदन, बहुत चंदाराम जी, आसान चीज नहीं है ये। मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी कोचिंग में ये चीज पढ़ाई भी नहीं जाती है। क्यों नहीं पढ़ाई जाती? क्योंकि टीचर खुद अटक जाते हैं। नहीं पढ़ाई जाएगी आपको ये चीजें दूसरी कोचिंग के अंदर, लेकिन जरूरी हैं ये चीजें। आप शारीरिक शिक्षक बनने जा रहे हो, आपके सिलेबस के अंदर है, तो आपको ये पढ़नी पड़ेंगी। मुश्किल चीज है इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पढ़ोगे नहीं, याद नहीं करोगे। हाँ, 2 बार देखो, 3 बार वीडियो देखो, चीजों को समझने का प्रयास करो, थोड़ा बारीकी से चीजों को देखो। नाम जो है थोड़े पेरीमाइजियम, फेसिकुली, एंडोमाइजियम, पेरीमाइजियम, इनको 4-5 बार बोल के देखो, तब आपके जुबान के ऊपर ये नाम जो है वो आसानी के साथ आने लग जाएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आ जाएंगे भाई, ये मैं दावा करता हूँ। आज की क्लास को अब यहाँ पर देखने के बाद एक बार दोबारा आप क्लास को देख लीजिए, इन तस्वीरों को बना के देखिए। जो डायग्राम है पेशी का, जो उसके अंदर की जो संरचना है उसको थोड़ा देखिए, उसको सिर्फ देखते रहिए और देखिए कि भाई कौन सी चीज कहाँ से निकल रही है। कुछ देर में दिमाग अपने आप वो चीज कैप्चर करना शुरू कर देगा। उसके बाद भी अगर चीज नहीं आती है तो फिर आप अगली क्लास में दोबारा देखना, डाउट्स बताना मुझे। लेकिन थोड़ी सी मुश्किल चीज है ये, आसान चीज नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आपने गौर से पढ़ना है, थोड़ा सा आपने ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए भाई आज की क्लास को हम फिनिश करें। समय थोड़ा सा ऊपर होता जा रहा है, अगली क्लास शेड्यूल हो रखी है तो उनको प्रॉब्लम ना हो। रिवाइज करके कल आइएगा और उम्मीद मैं ये रखता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। आप थोड़ा सा एफर्ट आप डालिए, थोड़ा सा एफर्ट मैं करूंगा तो आपको ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। अब 2 या 3 दिन के बाद ये सारे के सारे नाम जो बड़े आसानी से बोलने लग जाएंगे। आज की क्लास को देखने के लिए, जुड़ने के लिए धन्यवाद।